अभी हम बात करेंगे हाउ पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन हेल्प मैनेजिंग ADHD। हमें ये मालूम है कि जो ADHD है ये एक लंबे समय तक बने रहने वाली प्रॉब्लम है, मेडिकेशन से हेल्प होता है, लेकिन फिर भी बेहतर है कि इंडिविजुअल अपनी शॉर्टकमिंग के साथ एडजस्ट करे और उनके अनुसार उनको मैनेज करना सीखे। सो एज फार एज टीचर एंड पेरेंट्स आर कंसर्न, उनका प्राइम कंसर्न क्या होता है कि जो बेहतर से बेहतर हम बच्चे के लिए कर पाएँ, एंड उसके लिए टीचर और पेरेंट का एटीट्यूड जो है टुवर्ड चाइल्ड दैट शुड बी वेरी कंपैशनेट। हर बच्चे के प्रति कंपैशनेट होना चाहिए, इनके प्रति ज़्यादा होना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि इनका जो इनअटेंशन है दैट इज़ नॉट विलिंग, ये अपनी मर्जी से इनअटेंटिव नहीं है, दैट इज़ द सिम्टम ऑफ ADHD। या ये अपनी मर्जी से उछल कूद नहीं मचाते, हाइपर एक्टिव नहीं होते, दैट इज़ द सिम्टम फॉर सम डिसऑर्डर। एंड जितना भी हमने इनके साथ एफर्ट करना है दैट शुड बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, क्योंकि धीरे धीरे आपके एफर्ट से इनको फायदा होगा। लेकिन अगर आप इनके साथ इन्वॉल्व रहेंगे, आप इनके साथ मिलके काम करेंगे, देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू दीज किड्स। अब जहाँ तक बात आ जाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने क्या देखा दैट इट इज रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ ब्रेन। और ADHD में जो फंक्शंस ऑफ ब्रेन है स्पेशली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के, दे आर डिलेड बाय 3 years। तो डेवलपमेंट के जो एजेस हैं, जो डेवलपमेंटल एज है जिसमें बच्चे का दिमाग बहुत जल्दी डेवलप होता है, दैट टाइम आपको बहुत नज़र आता है कि ये बच्चे एवरेज स्टूडेंट के कंपैरिजन में उतना कर नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है देन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो जाता है और काफ़ी सारे सिम्टम्स गायब भी हो जाते हैं। तो इनके लिए हमको ये ध्यान रखना है कि इनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इट इज़ डिलेड बाय 3 years, उसका जो डेवलपमेंट है। तो इससे आप इतना ही एक्सपेक्ट करिए जितना कि जितनी भी एज है लर्नर की उससे 3 साल छोटे बच्चे के से आप एक्सपेक्ट करते हैं। So that will give you some idea that how much and what you should expect from the child. नेटरिंग से, बार बार टोकने से, बार बार समझाने से इसमें ज़्यादा फायदा नहीं होगा। You have to keep patience, you have to keep on working. And other thing is कि अगर आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप अपने में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, अपने बिहेवियर को ज़्यादा टॉलरेंट और पेशेंस बना के बच्चे के साथ लग के काम करेंगे तो आपके बच्चे को फ़ायदा होगा। बच्चे को छोड़ देंगे, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दे दी, बच्चे को बोला अपने आप जाके कर लो, तो वो नहीं कर पाएगा। सो एज फार एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंसर्न, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। तो पहली बात तो हमने ये देख ली कि इसका जो इनसे जो एक्सपेक्टेशन है वो 30% लोअर एज कंपेयर टू एवरेज चाइल्ड होना चाहिए, या 3 years डिलेड आप एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं। और जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है दैट शुड बी क्लियर बिफोर स्टार्टिंग विद द टास्क। जो भी आप टास्क शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप इनसे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो एक्सपेक्टेशन लर्नर को भी पता होना चाहिए और टीचर को भी क्लियर होना चाहिए। क्लियर एक्सपेक्टेशन के बाद आप दूसरा काम जो कर सकते हैं दैट इज बाय गिविंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस। इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? वो हिदायतें जो आपको काम करने में हेल्प करती हैं एंड दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। तो इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस में जो पहला फॉल्ट है वो कहाँ आता है? वो आता है चेन कमांड्स में। हम लोग कई बार बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस एक के बाद एक दे देते हैं, हाँ, तो उसकी वजह से क्योंकि ये लर्नर उतनी इनकी वर्किंग मेमोरी नहीं होती है, ये उतनी इंस्ट्रक्शंस को याद नहीं रख पाते। तो बेहतर है कि आप चेन कमांड्स को अवॉइड करें। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट देना भी है, मान लीजिए कोई लंबा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो कोशिश करिए कि इस प्रोजेक्ट को छोटे पार्ट्स में तोड़ लो एंड
इन द बिगिनिंग गिव ओनली फ्यू नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, थोड़ी इंस्ट्रक्शन दीजिए, वो पार्ट कंप्लीट हो जाए, उसका असेसमेंट ले लीजिए, फिर और इंस्ट्रक्शन दीजिए, फिर उसका असेसमेंट ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेंगे। एक और तरीका है चेन कमांड्स के साथ ही रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं कि आप रिकॉल करके देख लो, रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था कि आप जब भी इंफॉर्मेशन दें उसके बाद लर्नर से पूछ लें कि आपने ये इंस्ट्रक्शंस में क्या सुना है। तो जब आप उनको रिपीट करने को बोलेंगे तो यू विल गेट टू नो कि उसने इंस्ट्रक्शंस सही से सुन भी ली हैं कि नहीं सुन ली, क्योंकि अगर उसने इंस्ट्रक्शंस ही पूरी नहीं सुनी है देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उसका परफॉर्मेंस प्रॉपर आएगा। सो रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन एक तरीका है जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी इंस्ट्रक्शंस कितनी इफेक्टिव रही हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप स्पेसिफिक एजेंडा फिक्स करिए, जो आपका एक्सपेक्टेशन था उसमें क्या चाहते हैं, किस लेवल का चाहते हैं, क्या परफॉर्मेंस असेसमेंट होगा, क्या रिवार्ड होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको क्लियर करनी चाहिए इंडिविजुअल को, सो दैट द लर्नर रिमेन्स मोटिवेटेड। और कोशिश करेंगे कि बड़े प्रोजेक्ट्स बच्चे को नहीं देंगे। उसके बाद हम तीसरा काम क्या करेंगे कि हम अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करेंगे। कैसे? क्योंकि जो ADHD इंडिविजुअल है ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग और प्रायोरिटाइजेशन नहीं कर पाते, तो बेहतर होगा कि टीचर या पेरेंट उनके वर्क को ऑर्गेनाइज करने में उनको हेल्प करें। आप देखेंगे इन लोगों का सामान बिखरा रहता है, चीज़ें समय पे मिलती रही हैं क्योंकि ये फॉरगेटफुल भी होते हैं, वैसे भी सारा सामान बिखरा हुआ है, तो आप इनको हेल्प कर सकते हैं इन ऑर्गेनाइजिंग देयर वर्क। लेकिन उसके साथ साथ आप इनको इन्फॉर्म्ड भी रखें दैट वेयर देयर थिंग्स आर लाइंग। तो आप इनके वर्क को ऑर्गेनाइज करके आप उसके ऊपर लेवलिंग कर सकते हैं, डिफरेंट कलर के कवर्स लगा सकते हैं, आप कोई उनको गाइडेंस के लिए कीज दे सकते हैं कि ये चीज़ें मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज करी हैं, जिससे इनको ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा हेल्प हो जाएगा। अब इन इंडिविजुअल को अगर आप इसमें हेल्प देंगे देन यू विल सी दैट दे आर एबल टू परफॉर्म बेटर। और इसके बाद एक और कॉमन चीज है दैट इज प्रेज एंड मोटिवेशन। अब प्रेज एंड मोटिवेशन सभी के लिए जरूरी होती है, हर लर्नर के लिए, लेकिन इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनका मोटिवेशन थोड़े समय तक बना रहता है, दे लूज देयर मोटिवेशन वेरी क्विक। और दूसरी बात यह है कि ये लंबे समय के जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए मोटिवेटेड नहीं होते, तो इनकी मोटिवेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है। अब इसके लिए मैं आपको कोई गोल्डन रूल नहीं बता सकती कि ये मोटिवेशन सभी के ऊपर काम करेगा, क्योंकि मोटिवेशन एक पर्सनल और इंट्रिंसिक फैक्टर है, लेकिन हर बच्चा, हर लर्नर किसी ना किसी चीज़ से मोटिवेट होता है। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो जो लर्नर है वो आपकी स्माइल से मोटिवेट हो रहा है या कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट से मोटिवेट हो रहा है। तो इनके बीच में टीचर का स्माइल, पेरेंट्स का एप्रिसिएशन बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, और कई बार कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट भी मोटिवेशन होता है। अगर कोई वर्किंग में है तो आप देखेंगे कि जब बंदा काम करने लग जाता है तो मनी इज ए बिग मोटिवेशन, लेकिन बच्चे के लिए दैट मोटिवेशन मे नॉट बी वर्किंग। तो इसके बीच में ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे जो मोटिवेटर्स हैं वो सारे आपके फिजिकल ही हों, दैट मे बी ए स्टार ऑल्सो। कई बार होता है नोटबुक में टीचर्स जो हैं वो अच्छा वर्क करने पे स्टार दे देते हैं, ये स्माइली बना देते हैं, तो दैट ऑल्सो कैन बी ए मोटिवेटर। देयर मे बी सर्टिफिकेट्स ऑल्सो, देयर मे बी काउंटर्स ऑल्सो। तो ये आपने देखना है कि किस तरह से आप बच्चे को प्रेज करते हैं और मोटिवेटेड रखते हैं टुवर्ड्स द टास्क। एंड नेक्स्ट इज रीएनफोर्सर। रीएनफोर्सर्स मीन्स कि जब हम कोई काम करते हैं, आप कोई भी वर्क को, कोई भी एफर्ट को करते हैं, तो उस इवेंट के बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपके ऊपर कोई एफर्ट होता है। That effort which is done from external environment which increases the chance of doing this activity, that is called as
रीइंफोर्सर। यानी आपने कोई वर्क किया और उस वर्क के एवज में इन्वायरमेंट में से कोई काम भी आपके ऊपर हुआ, तो जैसा आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है उसके अनुसार आप इस काम को करते हैं या नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा है वो रोता है तो माँ दूध देती है, तो बच्चे के रोने के बाद माँ का दूध देना जो है वो रीइंफोर्सर है। उस रीइंफोर्सर से बच्चे को पता चलता है कि मेरे रोने से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, राइट। तो ये जो रीइंफोर्सर है ये बच्चे के रोने के चांसेस को बढ़ाता है या घटाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द थ्योरी ऑफ रीइंफोर्सर। रीइंफोर्सर में हम दो चीजें ध्यान में रखते हैं, दैट इज रिवार्ड एंड पनिशमेंट, राइट। तो इसके ऊपर एक बहुत इलाबोरेटेड वीडियो मेरा है, वो आप देख सकते हैं रिवार्ड और पनिशमेंट के ऊपर। रिवार्ड एंड पनिशमेंट दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं, और ये आपके जो लर्नर है उसके एफर्ट को बढ़ाता है। तो आपने ऐसे रीइंफोर्सर्स यूज करने हैं जो कि डिजायरेबल बिहेवियर के चांसेस को बढ़ाएं, और जो बिहेवियर आप नहीं चाहते उसके चांसेस को घटाएं, क्योंकि हमने स्ट्रेंथन करना है वो बिहेवियर या वो डेवलपमेंट जिससे उस इवेंट के होने के, जो डिजायरेबल इवेंट है उसके होने के चांसेस को बढ़ाया जा सके। सो दिस इज रिगार्डिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ टीचर में टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटजीज आर ऑल्सो यूज्ड। अब जहाँ तक टीचिंग स्ट्रेटजीज की बात है, मतलब हो गया कि कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिससे आप अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करते हैं, और लर्निंग स्ट्रेटजीज मतलब ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिससे लर्नर अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करता है। तो लर्निंग और टीचिंग स्ट्रेटजीज में पहले तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम सीखते कैसे हैं। लर्निंग में हम सीखते हैं कि 3 तरह के लर्नर्स होते हैं, यानी ऑडियो, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक। दीज आर 3 मोड्स ऑफ लर्निंग। हम किस तरह से सीखते हैं? हम सुन के सीखते हैं, हम देख के सीखते हैं, हम कर के सीखते हैं। अब जहाँ पर ऑडियो लर्निंग की बात है, हमने देखा था कि ADHD के लर्नर जो है बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एनवायरनमेंट की आवाज़ से या बाहर के कोई भी स्टिमुलस से इनको डिस्टर्बेंस होता है। तो अगर ऑडियो लर्नर है और वो ADHD लर्नर है तो आप देखेंगे इनको ऑडियो लर्निंग में बहुत प्रॉब्लम आएगा। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप इनके एनवायरनमेंट को पीसफुल रखो, यानी उसमें डिस्ट्रैक्शंस ना हो। और ऑडियो में हम सभी लर्नर के लिए बोलते हैं दैट म्यूजिक इज ए वेरी गुड टूल। तो म्यूजिकल मतलब आप राइमिंग करके सिखाते हैं या आप सिंगिंग करके सिखाते हैं या किसी चीज़ को आप लिरिकल सिखाते हैं, देन दे विल बी एबल टू लर्न बेटर। सिमिलरली विजुअल लर्निंग में, अब हमने जब इंग्लिश के लर्निंग की बात करी थी, टेक्स्ट की बात करी थी, तब हमने बात करी थी कि ये लोग लंबे लंबे टेक्स्ट पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते। आमतौर पे दे अवॉइड रीडिंग। आपसे इनको ये एक्सपेक्टेड है कि आप इतना बड़ा नॉवल पढ़ने की बजाय आप इसकी समरी बता दो, आप इसके इतनी बड़ी मेल की बजाय आप 2-4 पॉइंट में इनको बता दो कि आप क्या कहना चाहते हो। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग टेक्सचुअल मटेरियल। तो इनके लिए हम, अगर आप कोई टेक्स्ट आप कोई विजुअल रीडिंग में देना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि इनको आप लंबा लंबा टेक्स्ट पेजेस में लिखा हुआ ब्लैक एंड वाइट देने की बजाय यू कैन मेक इट मोर अपीलिंग, विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं। विजुअल अपीलिंग कैसे बना सकते हैं? आप डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो टेक्स्ट देखने में सुंदर लगे। तो इन लोगों को कलरफुल प्रेजेंटेशंस अच्छी लगती हैं। पोस्टर से ये जल्दी ज़्यादा अच्छी सीख सकते हैं। कोई ड्राइंग या कलरिंग वाला मटेरियल हो जिसमें जो चीज़ सीखने की ज़रूरत है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा सके, दे विल बी बेटर एट लर्निंग फ्रॉम सच मटेरियल। विजुअल लर्निंग में एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए आपने फ्लैश कार्ड्स यूज़ किए,
तो फ्लैश कार्ड्स जो हैं ये भी इंडिविजुअल को मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल है बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते अपने थॉट्स को। तो अगर आप उनको फ्लैश कार्ड्स पे लिख रहे हैं देन द फ्लैश कार्ड्स कैन बी मैनिपुलेटेड एंड एडजस्टेड। अब ये जो फ्लैश कार्ड है जहाँ पर मैनिपुलेशन का वर्ड आ गया, ये काइनेस्थेटिक लर्निंग में भी आ जाएगा। काइनेस्थेटिक लर्निंग मतलब लर्निंग बाय डूइंग। तो ये जो लर्नर्स हैं ADHD के, इनको बेसिकली मेंटल मैनिपुलेशन में प्रॉब्लम आता है, फिजिकल मैनिपुलेशन में इनको प्रॉब्लम नहीं आता, रादर दे आर गुड एट इट। आमतौर पर हम देखते हैं कि ADHD के इंडिविजुअल है वो बड़े अच्छे क्राफ्ट्समैन होते हैं, फिजिकल वर्क करने में इनको अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही इंफॉर्मेशन इन्होंने मेंटली मैनिपुलेट करनी है देन दे आर नॉट गुड एट इट। तो इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग को, कि आपने जो चीज़ अब्स्ट्रैक्ट सिखानी थी या मेंटल मैनिपुलेशन में सिखानी थी उसको आप काइनेस्थेटिक में कन्वर्ट कर दो। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में ये लोग नंबर कॉन्सेप्ट वगैरह सीखने में इनको दिक्कत आती है, तो नंबर कॉन्सेप्ट एज इट इज़ बड़ा अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, तो आप अगर नंबर को नंबर लाइन से सिखा दो तो देन इट विल बिकम ईजी फॉर देम। सिमिलरली आप मैथमेटिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो है इसको अबैकस से सिखा सकते हो, कैलकुलेटर्स का यूज़ कर सकते हो, और कई डिफरेंट तरह के प्लानर्स हैं वो यूज़ कर सकते हो। इनके लिए काइनेस्थेटिक में आप जैसे ये लोग बहुत सारे स्टेप्स को याद नहीं रख पाते तो आप इनको कोई मैनुअल्स बना के दे सकते हो, राइट, वर्किंग मैनुअल्स, ताकि उस वर्किंग मैनुअल में जो स्टेप्स हैं इनको याद ना करना पड़े, ये स्टेप बाय स्टेप उस मैनुअल को देख देख के उस काम को कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपनी टीचिंग में ये स्ट्रैटेजीज यूज़ करके लर्नर को हेल्प कर सकते हो। मेन क्या है, मेनली जब भी आपने टीचिंग स्ट्रैटेजीज बनानी है आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो लर्नर्स हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी हिट नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजी में इनके तीनों जो कंपोनेंट हैं वो होने चाहिए। दैट मीन दे शुड रिमेन अकाउंटेबल और they should be given more chances to practice. That means they should be given the frequency of event should be more. ज़्यादा बार आपको वो इवेंट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। And reward and punishment they should be immediate. यानी आप जो भी टीचिंग स्ट्रैटेजी बनाएं उसमें ध्यान रखें दैट लर्नर शुड बी अकाउंटेबल फॉर हिज एफर्ट। आपने इनका काम करके नहीं देना है, बिकॉज इनमें कोई स्किल की कमी नहीं है, देयर इज नो स्किल डेफिशिएंसी या डिसऑर्डर। ADHD में क्या है, इट इज मोर ऑफ परफॉर्मेंस डिसऑर्डर। तो इनका जो डिसऑर्डर है या लर्निंग में जो इनको प्रॉब्लम आती है दैट इज बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस डिसऑर्डर। स्किल इनके पास है, आपने इनकी परफॉर्मेंस के चांसेस को बढ़ाने हैं, उसके लिए इनको अपने वर्क के लिए अकाउंटेबल रखना है। एंड फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, प्रैक्टिस इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस, यू हैव टू गिव द मोर चांसेस टू प्रैक्टिस। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट शुड बी मोर और इमीडिएट इनका जो फीडबैक होना चाहिए या रिवार्ड पनिशमेंट होना चाहिए। रीज़न, क्योंकि इनमें वो जो लंबे समय का प्लानिंग है वो नहीं है। तो अगर ये तीन चीज़ हम अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी में यूज़ करेंगे, दैट by making them accountable we are making them do the effort, we are improving the performance. By increasing the frequency we are giving them more chances to improve the performance, and by keeping immediate feedback and reward हम इनके इंटरेस्ट को, इनकी इंटेंशंस को, इनके इंटरेस्ट को हम मेंटेन रखते हैं। एक हम ये भी बोलते हैं कि ADHD जो है इट इज IDHD, यानी ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर ऑर्डर नहीं है, ये क्या है, ये इंटेंशन डेफिसिट है।
इट इज इंटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब अगर इनकी इंटेंशन हो तब ये अपने काम को बहुत अच्छा कर लेते हैं। एग्जाम्पल, 6-6 घंटे मोबाइल पे वीडियो गेम खेल सकते हैं, बहुत हाई लेवल पे भी जा सकते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल पे जा सकते हैं अगर इनका इंटरेस्ट है। तो अगर आपने इनकी इंटेंशन बढ़ा दी उस काम को करने के लिए, देन योर टीचिंग विल बी सक्सेसफुल। सो keep this thing in mind that you have to improve their intention to do that work and you have to keep their interest in the work। बड़ा आसानी से हम बोल सकते हैं कि अगर आपने ADHD से कोई काम या कोई लर्निंग कुछ करवाना है आपने, तो क्या करें, आप उस वर्क को इंटरेस्टिंग बना दें। इंटरेस्टिंग किसके लिए? लर्नर के लिए। लर्नर को उसमें इंटरेस्टिंग लगेगा वो, तो वो आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही हिमसेल्फ विल डू ऑल द एफर्ट। तो ये हो गई हमारी बात कि हम लर्निंग में इनको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इनके इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। लर्निंग टीचिंग में इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ADHD के लिए इन्वायरमेंट का पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है, डिस्ट्रैक्टफुल नहीं होना चाहिए। और अगर हम चाहें तो इस इन्वायरमेंट को पीसफुल के साथ साथ हम इसको बहुत तरह से इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन एक्सटर्नलाइज इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को इंटरनलाइज नहीं कर पाते, याद नहीं रखते, इनका ध्यान में नहीं आती, वर्किंग मेमोरी में वो चीज़ फट से रिफ्लेक्ट अपॉन नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन वर्किंग मेमोरी के लिए चाहिए उसको एक्सटर्नलाइज कर सकते हैं। तो उससे इन्वायरमेंट पीसफुल भी रहेगा और इंफॉर्मेटिव भी रहेगा। तो इनके लिए इन्वायरमेंट मोटिवेटिंग करने के लिए कोशिश करिए कि पीसफुल रहे, उसमें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस ना हो, लेकिन आप उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं बाय एक्सटर्नलाइजिंग द इंफॉर्मेशन। जो फॉर्मूलाज, जो स्टेप्स ये लोग भूल जाते हैं, आप उनको चार्ट के ऊपर लिख के लगा सकते हैं। बहुत सारे स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, प्लानर्स लगा सकते हैं, कैलेंडर्स लगा सकते हैं। कोई स्टेप्स को लिख के खूबसूरती से लिख के स्टडी टेबल पे लगाया जा सकता है, सो दैट दे कैन रिफ्लेक्ट अपॉन दैट इंफॉर्मेशन विच हैज बीन एक्सटर्नलाइज्ड फॉर देम। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनके इन्वायरमेंट में टाइमर्स का बहुत रोल है, क्योंकि टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, भूल जाते हैं टाइम कितना होता है, 5 बजने में कितना समय रहता है। 10 मिनट के लिए कोई काम करना है तो बैठे हैं तो भूल जाते हैं कि 10 मिनट कितनी देर में होते हैं। तो आप इनके इन्वायरमेंट में बहुत सारे टाइमर्स रख सकते हैं, वॉल क्लॉक्स लगाई जा सकती हैं। बेहतर है अगर बीप वाले हों, है ना, अलार्म क्लॉक्स हो सकती हैं, आजकल मोबाइल्स में आ गए हैं, मोबाइल में टाइमर सेट कर सकते हैं, सो दैट दे कीप इन टच विद द टाइम। तो इस तरह से हम इनके इन्वायरमेंट को लर्निंग के लिए ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और जब हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ADHD के जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट डिलेड है, तो क्या आपको लगता है कि इनके करिकुलम को रीएडजस्ट करने की ज़रूरत है? राइट? अगर आपको लगता है कि उसका जो मेंटल लेवल है या डेवलपमेंट है वो डिलेड है, देन यू कैन रीएडजस्ट द करिकुलम ऑल्सो, है ना। क्योंकि जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन में इन बच्चों को इंक्लूड करने के लिए ज़रूरी है कि आप इनकी जो डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं उनको ध्यान में रखें और उसके अनुसार आप उनको इम्प्रूवमेंट के चांसेस दें। तो अगर आप इस चीज़ को मानेंगे कि हाँ भाई ADHD के कुछ लर्निंग में, डिसऑर्डर में कुछ शॉर्टकमिंग्स रहती हैं, डिलेड है इनका डेवलपमेंट, तो आप इनके करिकुलम को रीएडजस्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली बाकी सब जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आप इसको रीडिफाइन कर सकते हैं, लर्निंग आउटकम्स को रीडिफाइन किया जा सकता है। तो ये तो हो गई हमारी कॉग्निटिव की बातें कि आप कॉग्निटिव लेवल पे
इन बच्चों को एडजस्ट कैसे करते हैं। लेकिन स्कूल में सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही तो नहीं होता, स्कूल्स में टीचर्स को, पेरेंट्स को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करानी होती, यू हैव टू डील विद देयर फिजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो। अब फिजिकल डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं कि उसमें भी इनको कुछ समस्याएं रहती हैं, इनका ईटिंग और स्लीपिंग साइकिल जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता। तो ईटिंग और स्लीपिंग साइकिल को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या जरूरी है कि आप इनका फिक्स्ड रूटीन बनाएं। तो उस फिक्स्ड रूटीन से आपको दोनों चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। आप इनका स्लीप साइकिल भी ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और आप इनका ईटिंग साइकिल भी ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। इन बच्चों को फिक्स्ड रूटीन की ज़रूरत होती है। आप इनके साथ बहुत फ्लेक्सिबल रूटीन मत रखिए। आप फिक्स्ड रूटीन रखेंगे, बॉडी की नीड है ईटिंग की, फूड उसको चाहिए। अगर आपने कोई टाइम टेबल बनाया है कि भाई इस टाइम पे आपको लंच मिलेगा and at this time the learner doesn't feel like having lunch, then he should know that at this time he will be getting a dinner। तो इसके बीच में कोई लंच टाइम नहीं है। अगर आप ये करते हैं कि यहाँ पर बच्चे ने लंच खाया नहीं है, 2 बजे आपने लंच टाइम रखा है, 2 बजे नहीं खाया, 3 बजे आपने या 4 बजे आपने उसको लंच दे दिया, तो अब वो डिनर टाइम पर डिनर नहीं खाएगा। तो ये एक कारण बन जाता है ईटिंग साइकिल के डिस्टर्ब होने का। सिमिलरली स्लीपिंग में रात को सोने में दिक्कत आता है, सुबह उठने में दिक्कत आता है। तो इसको दोनों तरफ से मैनेज कर सकते हैं। या तो आप रात के सोने के टाइम को फिक्स करिए, सही समय पे सोएंगे तो सही समय पे उठेंगे, नहीं तो अगर रात को आप सही समय पे सोएंगे नहीं तो सुबह क्लासरूम में जाके बच्चा डेस्क के ऊपर सोया हुआ मिलेगा, क्योंकि बॉडी की नीड है स्लीप। सो दिस वे बाय फिक्सिंग द रूटीन यू कैन help them in maintaining good physical fitness। फिर हमने ये भी देखा था कि ईटिंग में कुछ डाइट का भी रोल है ना। अब डाइट में क्या होता है कि आपको कुछ सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ADHD में कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं। तो अगर आपका डॉक्टर आपको बताता है कि कोई डाइटरी सप्लीमेंट से हेल्प हो सकती है तो वो डाइटरी सप्लीमेंट लेने से फ़ायदा हो सकता है। अगर आपका डाइटिशियन बोलता है आपको कि शुगर लेवल से इस बच्चे की ADHD में फ़र्क पड़ता है, कुछ ADHD हैं, सभी में नहीं, लेकिन कुछ ADHD में शुगर लेवल से फ़र्क पड़ता है, तो अगर ऐसा है तो शुगर लेवल को एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से आप दोनों तरह से बाय ईटिंग, बाय डाइट एंड बाय कंट्रोलिंग द फूड सप्लीमेंट्स और बाय कंट्रोलिंग द शुगर लेवल एंड बाय कंट्रोलिंग द डाइटरी सप्लीमेंट्स और एक फिक्स रूटीन रखने से आप इनको हेल्प कर सकते हैं। और एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स एक्सरसाइज इज ए गुड वे ऑफ कीपिंग फिट। तो अगर आप फिक्स रूटीन में एक्सरसाइज भी शामिल कर लेंगे तो दैट ऑल्सो में इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। अदरवाइज ओबेसिटी, जैसे हमने बात करी थी कि क्योंकि ये बिंज ईटिंग करते हैं, जो मिल गया वो खा लिया, जब भी मिल गया तभी खा लिया, तो उससे ओबेसिटी के चांसेस हो सकते हैं। उसमें अगर आप फिक्स रूटीन में एक्सरसाइज भी जोड़ लेंगे तो उससे एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में भी हेल्प होगी और फिटनेस भी बनी रहेगी। और फिजिकल लेवल के सिवाय और क्या इनको प्रॉब्लम आती है? इनको सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। अब सोशल एडजस्टमेंट में पेरेंट हेल्प कर सकते हैं। बच्चा खुद से सोशलाइज नहीं कर पा रहा तो बेहतर है कि पेरेंट्स उसको रोल मॉडल बन के दिखाएं, लेके जाएं उसको सोशल इंटरेक्शन के लिए, क्योंकि हम बहुत सारा सोशल इंटरेक्शन बाय ऑब्जर्वेशन सीखते हैं। तो अगर आप बच्चे को खुद करके दिखाते हैं देन इट विल बी इजी फॉर द लर्नर टू लर्न दैट। सिमिलरली अगर टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो बच्चे को सोशल एडजस्टमेंट में फॉर मेकिंग फ्रेंड्स में उसको प्रॉब्लम आता है, तो उसमें आप पेरेंट्स और टीचर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं? फ्रेंड्स आमतौर पे हम लोग अपनी मर्जी से चुनते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये इंडिविजुअल अपनी मर्जी से फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा, देन यू कैन हेल्प हिम इन सिलेक्टिंग, राइट? आप उनके लिए फ्रेंड्स सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जहाँ पर फ्रेंड्स के सिलेक्ट करने की बात आई, वहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम फ्रेंड को भी सेंसिटाइज करें कि भाई ये जो इंडिविजुअल है ADHD का, इसमें सिम्टम्स हैं जिसमें
ये जो भी बिहेवियर शो कर रहा है दैट स्पॉन्टेनिटी, या कुछ भी बोल दिया, या कभी भी कन्वर्सेशन को ब्रेक कर दिया, या दूसरे की बात में इंटरेस्ट नहीं लेना, या कोई अपनी इमोशंस को सही तरह से नहीं बता पाना, ये जो कारण है जो कि फ्रेंडशिप तोड़ने का कारण बनते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ ADHD। तो ये भी एक तरह का सेंसिटाइजेशन to the person who is helping in being friend to this ADHD individual, अगर हम उसको सेंसिटाइज कर पाएं तो उससे इनको फायदा होता है। क्योंकि पहली बात क्या है कि हमने ये ध्यान में रखना है कि जो ADHD इंडिविजुअल है वो ये बिहेवियर या ये इनकैपेबिलिटी या इस तरह का सिम्टम शो क्यों कर रहा है। इज इट विलिंग, क्या वो अपनी मर्जी से कर रहा है, या क्या वो ADHD के कारण शो कर रहा है। जब हमें ये समझ में आ गया कि भाई ये जो सिम्टम है दैट इज ए सिम्टम ड्यू टू ADHD, ये इम्पल्सिव है, ये हाइपर एक्टिव है, ये फ्रेंड्स नहीं बना पाता, इसमें एम्पैथी नहीं है, इसमें टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फॉरगेटफुल है, ये प्लान नहीं कर पा रहा, इसको हर चीज़ की इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, ये रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अब अगर इन सिम्टम्स के लिए आप इंडिविजुअल की विलिंगनेस को दोष मानेंगे तो आप उसको हेल्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मानेंगे कि ये सब जो कारण है, जो सिम्टम नज़र आ रहे हैं, दे आर बेसिकली ड्यू टू ADHD, तो देन यू विल नॉट बी ब्लेमिंग दिस इंडिविजुअल। तो अगर आप किसी इंडिविजुअल को ये सब बातें समझा पाए एंड आस्क हिम टू बी फ्रेंड टू दिस इंडिविजुअल, तो ADHD के इंडिविजुअल की समस्या सुलझ सकती है। ही कैन मेक सोशल एडजस्टमेंट। अब यहाँ मैंने फ्रेंड यूज़ किया है, आप चाहें तो यहाँ पर स्पाउस यूज़ कर लें, आप चाहें तो सिबलिंग यूज़ कर लें, आप चाहें तो पेरेंट्स यूज़ कर लें। अगर हम सोशल इंटरेक्शन में, क्योंकि ये लोग अपनी समस्या को समझ पाएँ और उसके साथ डील कर पाएँ, उसके लिए अगर हम दूसरे किसी इंडिविजुअल का कंपैशनेट कर पाएँ तो देन देयर प्रॉब्लम में बी सॉल्व। क्योंकि ये अपने आप से इन समस्याओं को खुद दे विल नॉट बी एबल, दे विल बी लेफ्ट आउट। तो इस तरह से हम इनको सोशल इंटरेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। फिर सोशल में हमने ये देखा था कि इनको लैंग्वेज इंटरेक्शन में भी बहुत प्रॉब्लम आता है, अपनी इमोशंस को बताना नहीं आता, एम्पैथी नहीं आती, उसमें भी रोल प्ले हेल्प कर सकता है। अगर आप किसी इंडिविजुअल को हाउ ही इज बिहेविंग, वो खुद आप उसको रोल प्ले करके दिखाएं, यानी जैसा मैं आपके साथ करता हूँ वैसा आपके साथ कोई करे तो आपको कैसा फील होता है। अपनी इमोशंस को समझना इज ईजी। एम्पैथी इज अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशन, देयर दे आर फॉल्टी। अपनी इमोशंस को तो समझ सकते हैं, तो इफ दे आर पुट इन दैट इन्वायरमेंट, जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में अगर आप उसको प्लेस करें इंडिविजुअल को और उसको भी उसी सिचुएशन में से गुजारें, देन ही विल अंडरस्टैंड कि भाई ऐसे फील होता है, ऐसे हमको चोट लगती है, ऐसे हमको बुरा लगता है, देन ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द अदर पर्सन ऑल्सो। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रोल प्ले कहते हैं। यानी रोल प्ले करके आप सिखा सकते हैं कि मैंने आपको ये बात बोली तो आपको इसमें मेरी बात सुन के बुरा लगा, मैं आपकी बात में से करते करते उठ के चला जाऊं तो यू विल फील बैड। सो सिमिलरली जब आप ऐसे बात के बीच में से उठ के चले जाते हो तो सिमिलरली वी ऑल्सो फील बैड। अगर मैं आपको बोलने ना दूं, आपकी बात को इंटरप्ट कर दूं, यू विल फील बैड। सिमिलरली व्हेन यू इंटरप्ट मी, then I also feel bad. So that way they can be made to realize this. So this is all a part of the behavior therapy, क्योंकि social interaction में या behavior therapy में जो CBT है वो बहुत help करता है. So these are the things which parents and teachers they can also make the learner realize. और behavior में भी आप कोशिश कर सकते हैं कि जो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको नियर रखें। आमतौर पे क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं, उस काम के बाद उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है ना। हमने कोई भी इवेंट लिया, कोई भी हमारे पास स्टिमुलस आया, मान लीजिए कोई एक्शन हुआ, उसके
अगेंस्ट हम कोई रिस्पॉन्स देते हैं और उस रिस्पॉन्स का फिर आगे कॉन्सिक्वेंस होता है। ऐसे ही होता है ना, कोई भी इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है, हम उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सड़क पे जा रहे हैं और सड़क पे रेड लाइट है, तो रेड लाइट जो है वो स्टिमुलस है, उसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्स देते हैं, आप गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं और उस ब्रेक लगाने का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि आपका जो चलान है वो नहीं होता है फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर आप ADHD के हैं तो वहां पर स्टिमुलस क्या है, वही रेड लाइट है, लेकिन यहां पर रिस्पॉन्स क्या है, हमारा नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है, हम ब्रेक लगाते हैं। इनका रिस्पॉन्स क्या होता है, ये एक्सीलेटर दबाते हैं, ठीक है। अब ये एक्सीलेटर दबाते हैं तो क्या होता है, इस स्टिमुलस का क्या, ये एक्सीलेटर दबाएंगे तो स्पीड होगी, स्पीड होगी तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, एक्सीडेंट होगा भाई, एक्सीडेंट ही होगा ना। तो हम लोग ये बिहेवियर के सीक्वेंस को समझते हैं। नॉर्मली इंडिविजुअल दे कैन अंडरस्टैंड कि ये मेरा स्टिमुलस है, स्टिमुलस के अगेंस्ट मैं ये रिस्पॉन्स करता हूं तो ये कॉन्सिक्वेंस होता है। अब ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ देंगे तो ये ADHD बन जाता है। इनको ये नहीं समझ में आता कि मैं जो कर रहा हूं उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, राइट। तो अगर हम इनको ऐसे इन्वायरमेंट में रखें जहां पर, अब एक्चुअल इन्वायरमेंट में तो ये चीज नहीं सिखाई जा सकती, अब सड़क पे थोड़ा ना सिखाएंगे कि रेड लाइट होगी, एक्सीलेटर दबाया, अब लो एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा, ऐसे नहीं सिखा सकते। लेकिन अगर हम इनको सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में ये चीज सिखा पाए, कभी देखो ऐसे रेड लाइट पे अगर आप एक्सीलेटर दबाओगे देन एक्सीडेंट मे हैपन बाय सिमुलेशन, देन दे कैन इम्प्रूव देयर बिहेवियर। तो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में जो प्रैक्टिस होता है दैट इज हेल्पफुल इन मॉड्यूलेटिंग द बिहेवियर, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ थेरेपी। वो थेरेपी का पार्ट है, लेकिन आप इसको क्लासरूम में या आप पेरेंट्स होने के नाते आप यूज कर सकते हैं किसी इन्वायरमेंट को सिमुलेट करके, कि इस तरह से आप अपने बच्चे में या अपने लर्नर में एम्पैथी डेवलप कर सकते हैं। आप उनको ये समझा सकते हैं दैट दे हैव टू मॉड्यूलेट देयर बिहेवियर। सो दिस इज हाउ वी एज पेरेंट्स एंड टीचर्स वी कैन हेल्प देम। मुद्दे की बात क्या आई, मुद्दे की बात ये आई कि आप पेरेंट हैं या आप टीचर हैं, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप विद पेशेंस, विद टोटल कमिटमेंट आप इन इंडिविजुअल के साथ डील करेंगे, आप परसिस्टेंटली इनको हेल्प करने की कोशिश करेंगे विदाउट मेकिंग देम डिपेंडेंट अपॉन यू। इस चीज़ को समझ के कि इनमें स्किल की कमी नहीं है, इनमें परफॉर्मेंस का फॉल्ट है, जिसको बाय प्रैक्टिस, बाय सिमुलेशन, बाय कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्सिंग आप इसको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे इंडिविजुअल को। सो अगर आप पेरेंट हैं, अपने आप को अवेयर रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पेरेंट्स होने के नाते आपको अपने बच्चे के लिए यू हैव टू टेक हिम टू द डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप्स, क्योंकि सिम्टम बढ़ते घटते रहते हैं, एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो सिम्टम बढ़ते घटते हैं। तो यहाँ पर नीड है कि आप बार बार डायग्नोसिस के लिए जाएं और अपने एफर्ट को सस्टेन्ड रखें। ये ज़रूरी नहीं होता कि एक इंडिविजुअल के साथ जो वर्क कर रहा है वो सभी के साथ वर्क करे। जैसे हमने मोटिवेटर्स की भी बात करी, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ एक इंडिविजुअल को मोटिवेट कर रही है तो वो सभी बच्चे टॉफ़ी से मोटिवेट नहीं होते, सभी बच्चे स्माइल से मोटिवेट नहीं होते। सिमिलरली पेरेंट्स होने के नाते हमको ये समझना चाहिए कि सभी बच्चे एक ही तरह के ट्रीटमेंट को एक जैसा रिस्पॉन्ड नहीं करते। कुछ बच्चे किसी तरह से किसी ट्रीटमेंट में अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, कुछ उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास करें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक पेरेंट कहे मेरे बच्चे के साथ ये काम किया है तो तुम भी अपने बच्चे के साथ ये करके देखो। तो ये दीज थिंग्स यू हैव टू टेक द गाइडेंस ऑफ ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास आपको बच्चे को, लर्नर को अच्छी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना चाहिए। पेरेंट होने के नाते हमारा क्या फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चे को अपनी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार चलाने की कोशिश ना करें। तो किसके अनुसार चलाएं?
बच्चे की काबिलियत के अनुसार चलाएं, राइट। क्योंकि इन बच्चों को अगर आप 30% या 3 ईयर लोअर परफॉर्मेंस एबिलिटी के साथ अगर आप उनको बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, राइट। हर माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा अच्छे से अच्छा हो, अच्छे से अच्छा एकेडमिक्स में जाए, अच्छे से अच्छे प्रोफेशन में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करे, बट देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। अपने बच्चे के लिए कोशिश करिए कि जाने कि उसमें क्या अच्छा है, वर्क ऑन हिज और हर पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके जो उसमें जो गुडनेस है उसको पहचाने, जो वो नहीं कर पा रहा उसके साथ आप सस्टेन्ड एफर्ट रखें rather than forcing him to be an average individual. I hope इसके साथ आपको ADHD के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। कोई चीज़ अभी भी क्लियर ना हुई हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, you are most welcome. I'll try to answer all your questions best to my efforts. Thank you very much. फिर अगली बार मिलेंगे किसी और डिसऑर्डर के साथ।